हाय एवरीवन, वेलकम टू इस नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आपने पिछले वाला चैप्टर सेल्स पढ़ा हो, उसकी दोनों वीडियोस देखी हो, उसके 50 पीवाईक्यूज भी लगाए हो। तो और वो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी फीडबैक अगर आपको उस किसी भी रिगार्डिंग देना हो, आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। आई लुक इनटू इट एंड ट्राई टू गिव यू वट एवर यू वांट। फिर इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा पहला हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। हम आज थ्योरी पार्ट 1 पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट 2 पढ़ेंगे और फिर आपको पता ही है। और सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर में घुसने से पहले हम पहले वो देखते हैं कि उस चैप्टर से पूछा क्या जा रहा है नीट में, एनटीए के द्वारा, और हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है। सो मैंने जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने आपके लिए थोड़ा-सा कुछ काम करा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे ईयर्स है और ये सारे इतने क्वेश्चन्स आए हुए हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, देखो, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है? फिर क्रोमोसोम सेपरेशन, एनाफेज, क्रोमैटिन, लेप्टोटीन, डेप्टोडे, मतलब या तो मियोसिस 2 से आते हैं, सारे क्वेश्चन ज़्यादातर आप देखोगे, और या तो माइटोसिस से आते हैं। तो ये 2 चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन्स ज़्यादातर आते हैं और हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और मैंने एक पूरा वो भी बना दिया है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक है और कौन से लो वेटेज टॉपिक है। तो पढ़ने में इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ना है, जो कि है, 1 सेकंड। हाँ, आई होप अब ये आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। हाँ। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, इवन द लार्जेस्ट, स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? यस, हमें पता है, हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक सेल ही सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और वो ही, उससे छोटा कुछ नहीं होता, और सारे ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर, ठीक है? यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल then goes to form a such a large organism. Growth and just a second, क्या हो गया? ये रहा। हाँ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये एक लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है क्या, कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सेल का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। हर एक सेल दो में दो डॉटर सेल बना लेता है। ये पेरेंटल सेल होता है, ये डॉटर सेल होता है, ठीक है? ठीक है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by a growth and single division of single parental cells and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure of, देखो, ये एक पेरेंट सेल होता है, ठीक है? फिर इससे दो बन जाते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल। अब ये डॉटर सेल बन जाते हैं, अब ये पेरेंट सेल बन जाते हैं, फिर इससे ये डॉटर सेल बन जाते हैं। तो ऐसे 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 बहुत सारे सिंगल सेल से जर्नी स्टार्ट होती है और बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं एक बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है? ये था, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने मार्क कर ली। अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है जी? सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेल डिवीजन में क्या होता है? तो सेल डिवीजन के प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है? फिर all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated manner to ensure correct division and formation of progeny cells contained in egg yolk. देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सपोज पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी, फिर ही तो वो डिवाइड होगा, है ना? पहले डीएनए बन तो जाए कि डिवाइड हो जाए, पहले सब जो डिवाइड हो गया और डीएनए बना नहीं। तो इसलिए हर चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगी ताकि कोई म्यूटेशन ना हो, ताकि कोई भी चीज गलत ना हो, कोई भी पूरा फंक्शन कोलैप्स ना हो। क्योंकि हमें जितने एक पेरेंट में क्रोमोसोम थे, उतने ही क्रोमोसोम हमें एट द एंड डॉटर सेल में भी पहुंचाने हैं। तो डिवीजन होता है, पहले ग्रोथ होती है, ग्रोथ में से डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए ज्यादा बनता है, फिर डॉटर सेल में डिवाइड होता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, और यही प्रोसेस को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिससे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है? The sequence of the events by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituents of the cell and eventually divide. पहले क्या होता है?
डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जैसे मेरे पास कुछ चीज़ है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, फिर उसको सिंथेसाइज़ करता हूँ, फिर उसको डिवाइड करता हूँ डॉटर सेल्स में। सो दिस इज़ द प्रोसेस टर्म्ड एज़ सेल साइकिल। ठीक है? हम मार्क भी कर सकते हैं अगर आपको मार्क करना है तो। क्या ये हटा देते हैं? द सीक्वेंस even by a cell duplicates its genome, synthesize the other constituents, eventually divide it into a daughter cell, termed as cell cycle. ठीक है, ये हो गया। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की बात बोल रहा कि साइटोप्लाज्म बढ़ गया, इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस ओनली अकर्स ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ सेल। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है ना, वो बढ़ता जाता है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पर जो डीएनए सिंथेसिस है एक सेल के अंदर, वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। तो अपन इसको मार्क कर लेंगे, क्या है? डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The replicated chromosome DNA are then distributed to a daughter nuclei by a complex series of events during which these events are the अब साइटोप्लाज्म तो बनता रहता है, पर एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं स्टेज पे डीएनए सिंथेसाइज होता है और फिर यहाँ रेप्लिकेट होता है। तो अब वो जब डीएनए जब बन गया, फिर एक अलग प्रोसेस होता है कि वो डॉटर सेल में अच्छे से सीरीज ऑफ रिएक्शन से डिवाइड होता है या सीरीज ऑफ मैकेनिज्म से डॉटर सेल्स में जाता है। तो ये सारे जेनेटिक कंट्रोल होते हैं कि हम मतलब ये पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है और उसी के हिसाब से जो डीएनए है वो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आ गए हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल्स। फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या कह रहा है? अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। ठीक है, दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। तो एक टिपिकल जो ह्यूमन सेल होता है या यूकैरियोटिक सेल होता है, वो हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। इसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ठीक है, however this duration of cell may varies from organism to organism or cell type to cell type. Yeast for example can progress through cell cycle in about 90 मिनट। अगर जहां एक ह्यूमन सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है, वहां ईस्ट 90 मिनट में एक बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब सेल साइकिल दो फेजेस में बटी हुई है। क्या है वो? इंटरफेस और एम फेज। चलो ठीक है। M phase represent the phase when the actual division or mitosis occur, and the interphase represent two phase between two successive M phase। तो होता क्या है? एक M phase होता है, जैसे एक M phase है, फिर इंटरफेज आता है, फिर माइटोसिस होती है, फिर इंटरफेज आता है और फिर M phase होता है। तो ये क्या है? सेल का रेस्टिंग पीरियड है। और ये क्या है? जहाँ पे क्या बोलते हैं, वो होती है, डिवीजन होती है। It is significant to note that in 24 hours average duration of cell cycle human cell division proper lasts for only about an hour। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर जैसे 24 घंटे अब ह्यूमन सेल की एक सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, तो उसमें सिर्फ 1 घंटे का ही माइटोसिस है और 23 घंटे का इंटरफेस, विच इज अबाउट 95%। तो उसने ये कहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, तो ये ध्यान से सुनना। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to separation of daughter chromosomes and usually ends with the cytoplasm। एम फेज कैसे स्टार्ट होता है? देखो, एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन, उसको हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेस से एंड हो जाता है। The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। तो इंटरफेस में क्या होता है ना, सेल
जो डिवाइड करने के लिए जो जो सामान चाहिए होता है उसका प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन की तैयारी करता है। उसमें क्या होता है इंटरफेस में? सेल ग्रोथ होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये बात है। अब देखो 2-4 चीज़ें हम रिवाइज़ कर लेते हैं। एम फेज़ में क्या होता है? एम फेज़ में होता है स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से और एंड हो जाता है साइटोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इंटरफ़ेज़ में सेल क्या करता है? सेल ग्रोथ की तैयारी, सेल ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। मतलब एम फेज़ की तैयारी होती है इंटरफ़ेज़ में। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ क्या पढ़ा था? सेल साइकिल, 2 फेज़ एम फेज़, इंटरफ़ेज़। इंटरफ़ेज़ के भी 3 फेज़ होते हैं। क्या होते हैं? G1, S, G2। ठीक है? अब क्या है ये? हाँ, G1 फेज़, S फेज़, G2। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे लिखेंगे। G1 फेज़ कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है? देखो, सबसे पहले एम फेज़ यहाँ पर है और G1 यहाँ है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, क्या कह रहा है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस होती है और यहाँ पे G1 है। तो इन दोनों के ये यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो G1 इज़ द इंटरवल बिटवीन इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिकॉज़ डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज़ में होता है और उन दोनों के बीच का वो है। ठीक है? अब ड्यूरिंग G1 phase, the cell is metabolically active and continuous growth, but does not replicate its DNA। अब G1 में क्या होता है? यहाँ पे पॉइंटर्स लिख लेते हैं। G1 में क्या होता है? पहला, cell is metabolically active and continues to grow, but DNA synthesis does not replicate the DNA। ठीक है, ये हो गई। अब एस और सिंथेसिस फेज में क्या होता है? पीरियड्स विद डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। अब देखो, एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज में होता है रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है? अब क्या है? अब आगे क्या है? ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लाल से लिख रहा हूँ। इस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल। क्या है? जैसे अगर पहले 2C था तो अभी भी अब 4C हो जाएगा, बट देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। तो बट नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हो सकता है इस साल भी आए, तो बहुत ध्यान से चलना। ठीक है? कि अगर पहले क्रोमोसोम सी है, 2C है, तो 4C हो जाएगा, बट अगर एन है, 2N है, तो वो 2N ही रहेगा, रिमेन द सेम। ठीक है? अब आगे चलते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए में क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है? इसको हम वो कर लेते हैं। ड्यूरिंग G2 phase, protein are synthesized in the preparation for mitosis while cell growth continues। अब G2 में क्या होता है? Proteins are synthesized for mitosis।
और सेल ग्रोथ तो होती रहती है। तो अभी पहले और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। पूरा रिवाइज़ एक बार शीट बनवा दूँगा। सम सेल्स इन द एडल्ट्स डू नॉट अपीयर टू एक्सिबिट डिविजन, हर्ट सेल डिवाइड नहीं करते, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओकेशनली एज़ नीडेड टू रिप्लेस बीन लॉस्ट। मतलब कुछ सेल्स क्या बोलते हैं, डिवीज़न नहीं करते और कुछ सेल करते हैं ताकि जो भी खराब सेल हो गया, जो भी डैमेज सेल हो गया, उनको रिप्लेस कर सके। यहाँ बोल रहा है, दीज़ सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर जीवन फेज के बाद एग्जिट कर जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं वो सेल्स। तो उनको कहते हैं हम क्वेसेंट स्टेट्स या G2 जी नॉट। सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट्स अनलेस कॉल्ड ऑन टू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड। मतलब जो जो भी सेल जी नॉट में चले जाते हैं ना, वो एग्जिट्स तो कर देते हैं, पर वो सेल ग्रोथ साइकिल्स पे, पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। बट वो डिवाइड जब भी करते हैं जब उनको ऊपर से ऑर्डर आएगा कि हाँ भाई हमारे सेल खराब हो गए हैं, तुम फटाफट से डिवाइड करके कर दो। तो ये जब जाते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेते हैं। सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। क्या कह रहा है? एनिमल्स में माइट सोमैटिक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, मतलब जो भी सेल्स क्या कहते हैं, सेक्स सेल्स, मतलब क्रोमोसोम वाले सेल्स को हटा के जो भी सोमेटिक सेल्स होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, कि जैसे देखो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक तो एक्स और वाई होता है, तो कितने बच गए? 44 या तो 22 पेयर्स। तो ये सारे सोमेटिक सेल्स है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इन एनिमल सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। मतलब सिर्फ बॉडी सेल्स में ही माइटोटिक सेल डिवीजन होती है और हर जगह मायोसिस होती है। लिख लो इसे। इन एनिमल सेल meiotic cell division diploid somatic cells. However, there are few exceptions where haploid cells divide by mitosis. दो चार एक्सेप्शन भी है जो हैप्लॉइड सेल माइटोसिस से डिवाइड कर। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मेल हनी बी में क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। मेल हनी बी में हैप्लॉइड सेल माइटोसिस से डिवाइड करता है। ठीक है, Against this, the plant can show mitotic division in both or haploid or diploid. और प्लांट्स में हैप्लॉइड डिप्लॉइड में दोनों में माइटोटिक डिवीजन होता है, उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उनके यहाँ सब चलता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेटेज, ये हम बाद में देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये सब हम पढ़ेंगे, पर मैं एक चीज ऐसी बनवा दूँ आपके लिए जो आपकी सारी मेहनत ही खत्म हो जाएगी। रुको, अभी मैं तुम्हें थोड़ा, एक सेकंड रुको, एक चीज समझाता हूँ। यहाँ देखो, सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो हम सेल साइकिल ही बना लेते हैं एक। हो गया, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है पहले सबसे पहला फेज कौन सा होता है? इसका सेंटर देखते हैं, यहाँ पे सेंटर है इसका। इसको मैंने मान लिया जीवन। ये जीवन हो गया, फिर जीवन के बाद आता है एस, उसके बाद आता है G2, और ये सारा मेरा एम फेज हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं G1, G S, G2 और M। तो आप, हमने सबसे पहले लाइन क्या पढ़ी थी कि G1 इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जीवन आ गया, पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब जीवन में सेल इज मेटाबॉ, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, और बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, बट
नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, इसका एक पॉइंट ये था। ठीक है, अब पर यहाँ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अकर्स, एक ही हो गया। अब एक और चीज है, ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा करके लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन से आपको आएगा, पॉइंट एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनलीज डिवाइड है, डुप्लीकेट से। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनलीज डुप्लीकेट से, मतलब जितनी भी ऑर्गेनलीज है जो सेल ग्रोथ होता है, तो मतलब ये भी बढ़ती है, डुप्लीकेट होती है। एक ये चीज हो गई। अब एस फेज में हमने क्या पढ़ा था? एस फेज में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था क्या? डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेट से। एक तो ये पॉइंट था, ठीक है, यहीं पे होता है। अब इसको ना देखो, हमें एक लाइन पता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल शेयर बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिम्स। एक तो ये लाइन हो गई। बट जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो ऐसे लाइन नहीं लिखनी होती, इसमें क्या लिखेंगे? सी, पहले क्या था? 2C, बाद में हो गया 4C। ठीक है, बट पहले ही था 2N, अभी भी है 2N। तो इस लाइन से आपको पूरा समझ आ गया कि क्या बोलते हैं, ये कैसे काम करता है और उस लाइन का मतलब क्या है। अब एक चीज हमने यहाँ क्या पढ़ी थी? डीएनए रेप्लिकेशन का होता है न्यूक्लियस में, डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस। और क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेट का करता है साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन, कहा? साइटोप्लाज्म। अब देख रहे हो हम कैसे कैसे एक्टिव रिकॉलिंग भी कर रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं। तो यही है इसका मजा। ठीक है, अभी हम ये बना रहे हैं तो मैं सोचता हूँ मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। एक सेकंड रुको। मैं ना ऐसे इधर उधर खेलता रहूंगा, अपने पे जगह जगह थोड़ी कम है ना। अब हमने जी टू फेज पढ़ लिया था। जी टू में क्या होता है? सिर्फ बहुत कम चीज होती है जी टू में। क्या? प्रोटीन आर सिंथेसाइज फॉर माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे जी टू में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं माइटोसिस से और ग्रोथ कंटिन्यूस। क्या है यहाँ पे? प्रोटीन आर सिंथेसाइज फॉर माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है? सेल ऑर्गेनलीज डुप्लीकेट। तो ये, चलो मैं लिख नहीं रहा, आप क्वेश्चन करोगे जब आपको कुछ समझ आएगा। मैं पानी पी लेता हूँ फिर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एम फेज सारा। एम फेज क्या है? इन्होंने तो एम फेज को कह दिया भाई ड्रामेटिक है, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, involving a major reorganization of virtually all components of the cell since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same। हमने पढ़ा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जितने क्रोमोसोम पहले होते उतने ही बाद में होते, कुछ हाफ नहीं होता। Though for convenience, mitosis has been divided into four stages of nuclear division. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn। इन्होंने बोला है कि हमने अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की वजह से इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया, बट सेल ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम चाह के भी इसको ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए कर दिया। इन भाई साहब का कहने का ये मतलब। ठीक है, अब चार है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, पहले हम मेन मेन पढ़ेंगे और फिर हम इस साइकिल में घुसेड़ेंगे उसको, ताकि आप जब इस साइकिल को देखोगे आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पढ़ेंगे क्या? प्रोफेज। चलो, क्या कह रहा है? प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोड बाय एस एंड जी टू फेज। follows the S and G2 phase।
एस फेज, G2 फेज और यहाँ पे आ गया प्रो फेज। अगर आप ये सब ऐसे बनाते हो ना तो एक विजुअली आपको बहुत ज़्यादा वो मिलता है, ठीक है? क्या कह रहा है? In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. अभी जो भी हमने आपको पता है कि डीएनए अब 2 डबल हो गया, पर अभी वो अलग-अलग ऐसे-ऐसे नहीं हुआ। अभी मैं अगर आपको एक और पेन दिखाऊँ कि अभी देखो, ये मेरा पहले डीएनए था कि सपोज़ 2C था, अब ये 2C और आ गया, पर अभी ये इंटरमिंगल्ड है। ये 4C तो हो गए पर ये अभी एक साथ नहीं हुए। अभी प्रोफ़ेज़ में ये ऐसे कंडेंस्ड पड़े हुए हैं। क्या कह रहा है ये? But intervened. Prophase is marked by initiation of condensation of chromosome material. The chromosome material becomes untangled during the process of chromatin condensation. तो प्रोफेस का मकसद क्या है कि ये जो ऐसे है ना, इनको अलग-अलग इंडिविजुअलिटी दे दे, ठीक है? क्या कह रहा है? द सेंट्रोसोम्स व्हिच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द now begins to move towards opposite pole of the cell. The completion of prophasis can thus be marked by following characteristic statement. अब पहले प्रोफेज इज मार्क्ड बाय क्या है? मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल और दे becomes untangled by the process of chromatin कंडेंसेशन। एक तो ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब जो सेंट्रोसोम होता है ना, वो अलग-अलग हो जाता है। अब मतलब डुप्लीकेट तो हो गया, पर डुप्लीकेट होने पे सेल के 2 पोल्स की तरफ चला जाता है। एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। तो अगला क्या पॉइंट कह रहा है भाई साहब हमारा कि सेंट्रोसोम्स मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। एक ये चीज हो गई। अब क्या कह रहा है? अब द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस ये मार्क बाय अब कंप्लीशन कैसे मानेंगे कि प्रोफेस भाई हमारा खत्म हो गया। Chromosome material condensed to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. कि भाई इंडिविजुअलिटी आ गई क्रोमोसोम की और क्रोमोसोम अब ऐसे दिखने लग गए। ठीक है, ये हो गया। ऐसे जब दिखने लग जाएंगे कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। अब ये क्या कह रहा है? सेंट्रोसोम्स व्हिच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स poles of the cell. Each centromere radiates out microtubules called ester. The two esters together with अब देखो इसके डायग्राम कैसे। अब इसमें ऐसा दे रखा है, बट ये जैसे एक सेल है, तो ये थोड़ा दूर-दूर क्या बोलते हैं, ऐसे एक इधर चला जाएगा और जैसे इसमें दे रखा होगा, ये देखो, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेस है, तो ये अभी मेटाफेस नहीं है, तो ऐसे ऐसे चले जाएंगे क्रोमोसोम्स ऐसे और ऐसे बन जाएंगे। और ये जो रेडियल ट्यूब्स की यहाँ बात हुई है, रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल एस्टर, तो ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे देने लग जाते हैं जिन्हें हम एस्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये अभी ट्रांजिशन हो रहा है, अभी मेटाफेज आया नहीं है, बट हम जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम मान जाते हैं प्रोफेज हो गया। तो प्रोफेज में इसमें यही दे रखा है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज इज viewed अंडर माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर रेटिकुलम न्यूक्लियर। अब ये ऑर्गेनेलीज नहीं दिखाता प्रोफेज में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिखते हैं तो हमें एक एक चीज समझ आएगी। हमने इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। पहला हमने प्रोफेज में क्या पढ़ा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। दूसरा क्या पढ़ा? बताओ। सेंट्रोसोम्स मूव्स स्टार्ट्स मूविंग टू अपोजिट पोल्स। सेंट्रोसोम्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स, मूव्स टू
अपोजिट पोल्स। फिर और एट द एंड वो रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर, एंड एट द एंड radiates microtubules called esters। एक ही चीज हो गई। अब इन्होंने ये भी बोला था कॉल्ड एस्टर्स, और एक और चीज इसने बोली थी कि अब कौन कौन सी नहीं होती, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखते। तो ये चीज और हो गई, तो इन्होंने ये बता दिया कि ये चीज नहीं होती। तो हमारा प्रोफेस भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं मेटाफेस। मेटाफेस क्या है, थोड़ा सा बड़ा ही रखता हूँ। प्रोफेस के बाद आ गया हमारा मेटाफेस। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप्स मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस। अब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं दिखती, क्या है, मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया। हेंस chromosomes are spread through cytoplasm of the cell. By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. अब क्रोमोसोम में इंडिविजुअलिटी आ गई, वो अलग अलग दिखने लग गए। ठीक है, दिस then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी स्टेज पे जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है वो अच्छे से स्टडीड हो जाती है, तो वो होती है मेटाफेज। ठीक है, लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. Small disc-shaped structure are called kinetochores. These structures serve at the side of attachment of spindle fiber of the chromosome that are moved in position at the center of the cell। अब देखो, ऐसा कुछ दिखता है आपका मेटाफेज पे, और ये सेंट्रोमियर है, और यहाँ पे एक छोटा सा होता है काइनेटोकोर। ठीक है, और काइनेटोकोर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, कहाँ पे, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर पे, वो होता है काइनेटोकोर्स। एक सेकंड, अभी मैं आपको ड्राइंग भी बताऊंगा बना के। ठीक है, ये हो गया। Hence, metaphase is characterized by the chromosome coming to lie at the equator, with one chromatids of each chromosome connected by its kinetochores to spindle fiber from one pole, and its sister chromatid connected by its kinetochores to spindle fiber from the opposite। ठीक है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट देखो कैसा होता है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये समझो सेंट्रोमियर है, ये मेरा क्रोमोसोम है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब क्या है, ये लाल वाला है मेरा काइनेटोकोर। इससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये हो गया। अब ये हो गया काले वाला सेंट्रोमेयर। अब इसने क्या बोला है, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट होती है ऐसी, जिसमें हर एक सिस्टर क्रोमेटिड से उसके दूसरे पोल पे स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच होते हैं। देखो, इससे यहाँ अटैच है, इससे यहाँ अटैच है, इससे यहाँ अटैच है, और ये सारे स्पिंडल फाइबर कहाँ बनते हैं, काइनेटोकोर्स में। तो और कुछ नहीं, यहाँ भाषा बहुत हैवी है, पर मतलब वही है। क्या, दोबारा पढ़ के देख लेते हैं। अब मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ आपको, क्या कह रहा है,
At this stage, metaphase chromosomes is made up of two sister chromatids, एक sister chromatid, दो sister chromatid, ठीक है, which are held together by centromere, काले वाला centromere हो गया, small dish shaped structure surface of kinetochore, लाल वाला मेरा kinetochore हो गया, ठीक है. These structures serves as the site of attachment of spindle fibers. ये भी हमने पढ़ लिया. Hence, the metaphase is characteristic by the chromosome coming to like at the equator. इक्वेटर पे मेटाफेसिक प्लेट होती है, ये आपको पता है. ठीक है, ये हो गया. अब क्या कह रहा है? वही स्पिंडल हर एक काइनेटोकोर से उसके पोल पे अटैच हो जाते हैं उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये यहाँ पे लाइन है. अब द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेस इज रिवर्स टू मेटाफेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है. ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेस कॉल्ड हमारा मेटाफेस भी हो गया. अब मेटा द की फीचर्स ऑफ मेटाफेस आर स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स और क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइंड टू मेटाफेज स्प्लिट थ्रू स्पिंडल. ये हमारी की फीचर्स है. तो ये आपको समझ आ गया क्या बोलते हैं मेटाफेज. यहाँ पे की फीचर्स लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो. इसको मैं अभी तो सुंदर ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप घर पे जाके अच्छे से बना के और इसको सामने चिपका देना कि आप एक पूरा पेज देखो और आपका ये सब रिवाइज हो जाए. इसका क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स और क्रोमोसोम एट इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट. तो हमारा मेटाफेज भी हो गया. अब आता है एनाफेज. एनाफेज में क्या कह रहे हैं भाई जी हमारे, सुन लेते हैं हमें क्या. ये हो गया मेटाफेज. अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एनाफेज. ठीक है. क्या कह रहा है एनाफेज में? At the onset of anaphase, each chromosomes arranged at the metaphase split simultaneously, and the two daughter cell chromatids, now referred to as daughter chromosome, future daughter nuclei, begins their migration towards the opposite poles. As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence leading edge, with the arm of chromosome trailing behind. Thus, anaphase stage is characterized by following events. Centromere split and chromatid separates, chromatid moves to opposite pole. ये दिखता कैसे? ऐसा देख रहे हो. अब सारे क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए और सेंट्रोमियर कहाँ पर है? उसने एक लाइन बोली है, सेंट्रोमियर रिमेन्स डायरेक्टेड टू द पोल एंड क्रोमोसोम उसके ट्रेलिंग बिहाइंड. ठीक है, ये एनाफेज प्लेट है. तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये पहला, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स. सेंट्रोमियर splits and chromatids separates. ये हो गया. और chromatids moves to opposite pole. आप एनाफेज में सिर्फ ये डायग्राम भी याद कर लोगे ना तो आपका एनाफेज आधा तो खत्म ही हो जाएगा. मैं देखता हूँ इसको, मैं ऐसे कर सकता हूँ. अगर मैं इसको आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर दूं. कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एनाफेज की ना यहाँ पे वो डाल दूं ताकि आप जब अगर इससे रिवाइज करो तो आपको पता हो एनाफेज दिखता कैसे है. इसको हम क्रॉप करेंगे. अब हम इसे छोटा कर लेते. ये आपका एनाफेज आ गया है. यहाँ डाल देता हूँ. ठीक है, अब आपको ये देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि एनाफेज हमारा दिखता कैसे. अब आता है क्या? टीलोफेज.
टीलोफेज और ये सब तो क्या था, कैरियोकाइनेसिस का पार्ट। इसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। इसे इसे हम क्या देते हैं, टीलोफेज। क्या कहता है टीलोफेज में? एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, that is telophase, the chromosome that have reached their respective folds decondense। अब पहले तो क्या था, इंडिविजुअलिटी आई थी, बट अब इनको अपनी इंडिविजुअलिटी खोनी है, तो लूज देयर इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल क्रोज, पहले तो प्रोफेस में इंडिविजुअल दिखने लग गए थे, पर अब दिखना दोबारा अपोजिट ऑफ द प्रोफेस। एंड ईच सेट्स ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट टू पोल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वो क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट्स अपोजिट स्पिंडल एंड देयर आइडेंटिटी लो से, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम मोटा मोटा में, क्रोमोसोम्स डिकंडेंसेस। एक तो ये हो गया। अब फिर क्या आता है, और लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड क्रोमोसोम। अब पहले जो प्रोफोज में जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया था, अब ये दोबारा आने लग गया, तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, ये हो गया। अब वही सारी ऑर्गेनेलिज रीफॉर्म्स, ऑर्गेनेलिज रिफॉर्म्स, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यार जो भी हमने प्रोफेज में वो सारी ऑर्गेनेलिज जो चली जाती है, अब यहाँ पे दोबारा आ जाती है। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और ये खत्म हो जाएगा हमारा माइटोसिस। जल्दी से साइटोकाइनेसिस निपटा लेते हैं। क्या कहता है साइटोकाइनेसिस, ये देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। माइटोसिस कंप्लीशन, not only segregation of duplication of into daughter karyokinesis, but the cell itself is divided into two cells। अभी जो भी है ना, अभी एक ही सेल है, एक सेल के अंदर हो रहा है, पर अभी दो सेल बनने हैं, जिसे हम साइटोकाइनेसिस या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं यहाँ पे कॉल्ड। ठीक है, इन एनिमल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो। देखो एनिमल सेल में क्या होता है, यहाँ पे दे नहीं रखा, फरो बनता है, मतलब एक ऐसे है, बाहर से बनता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, और फिर दो बन जाते हैं। ये एनिमल सेल में प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं एनिमल सेल्स में फरो। ठीक है, और फिर अब दो बन गए। प्लांट सेल में क्या होता है, क्योंकि उनके सेल वॉल है, तो अंदर से बाहर से ऐसी चीज कोई आ नहीं सकती, बिकॉज सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, ये प्लांट्स, ये एनिमल सेल है, अगर ये प्लांट सेल है, ये यहाँ पे अंदर से डिवीजन होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, और फिर ये दो सेल बन जाता है। तो इसमें क्या है, in plant cell, wall formation starts from center of the cell, grow outwards to meet existing lateral wall. The formation of new cell wall begins with the formation of simple precursors called the cell plate that represents at the middle level now between the walls of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles ये सब distribute हो जाते हैं. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखो, एनिमल में ये होता है, और प्लांट में होता है सेल प्लेट। ठीक है, और क्या कह रहा है, कि इन सम सेल्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, विच इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिनेक्शियम विच इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो जिसमें 3N नहीं हो जाता है, तो वो यही वाली कंडीशन है कि भाई कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया, हम इसको मार्क कर देते हैं, ये सब तो हटा देते हैं, और इसको अपन मार्क कर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है भाई, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल, हमने पढ़ा था। हाउएवर इन लोअर प्लांट्स, इंसेक्ट्स बी में हो जाता है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, सम एग्जांपल वेयर स्टडीड। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड सेल डिवाइड, मतलब एक डिप्लॉइड डिवाइड करता है और वो डिप्लॉइड में ही हो जाता है। इक्वेशनल डिवीजन
और आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट मतलब जितना क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते, क्रोमोसोम जैसे पहले थे वैसे क्रोमोसोम अब है, तो कुछ भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। हमारा जो भी बॉडी सेल्स है, जो भी सोमेटिक सेल्स है, वो माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं। Cell growth results in distribution of ratio between the nucleus and the cytoplasm. It is therefore essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair में बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. The cells of upper layer of epidermis, cells of inner lining of blood cells and be constantly replaced. मतलब जो भी cells जैसे हमारी स्किन का ऊपर का सेल है, ये जल्दी से डैमेज हो जाता है, तो माइटोसिस की वजह से ये वाले दोबारा बनते हैं. Mitotic division is in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium result in continuous growth of the plant. ये आपने पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ जो प्लांट इरोंगेट होता है, जो टिश्यूज डिवाइड होते हैं, वहाँ भी माइटोसिस होती है जो वो करती है, प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करती है. सो ये सारे इम्पोर्टेंस है माइटोसिस के, जो भी आपको पता ही है, मतलब इतना डिस्टिंक्ट भी नहीं है. एक है कि सेल रिपेयर, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इक्वेशनल डिवीजन, ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद कर रखने ही रखने हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. सो और अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये पूरा ही हो जाएगा अपना ना. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. पहला, हेल्प्स इन सेल रिपेयर. रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. साइटोप्लाज्मिक रेशियो. और क्या था? एपिडर्मिस, सेल लाइनल, जो भी ब्लड टिश्यू यहीं से रिप्लेस होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल और लेटरल, ये हम उसमें पढ़ेंगे भी ग्रोथ वाले चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ और हार्मोन. एपिकल और लेटरल कैम्बियन इसी से चेंज होते हैं. सो यही था. और पूरा एक मैं अगर आपको लाइफ साइकिल बताऊं, तो पहले क्या होता है? पहले तो माइटोसिस होती है. माइटोसिस में क्या होता है? पहले होता है प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के बाद होता है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन में प्रोफेज के एंड में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. ठीक है, ये हो गया. फिर होता है एनाफेज, अरेंजमेंट एट इक्वेटर. अरेंजमेंट एट इक्वेटर के बाद मतलब सेंट्रोमियर अब डिवाइड करते हैं, तो सेंट्रोमियर डिवाइड्स. फिर सेंट्रोमियर डिवाइड के बाद ये टीलोफेज आ जाता है, मतलब सेग्रीगेशन, और फिर टीलोफेज. सो दिस इज द होल माइटोसिस सेल साइकिल, जो हमने एक पन्ने में, पूरे एक पन्ने में समझ लिए. इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. एक पन्ने में पूरी माइटोसिस, मतलब एक पन्ने में हमने कितने पेज कवर कर लिए? एक पन्ने में हमने 3-4 पेज कवर कर लिए. तो ऐसे ही हम कल मियोसिस पढ़ेंगे. सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड.